बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अब कहा है कि वो जल्द अपने देश लौटेंगी। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों से कट्टरपंथियों से सावधान रहने की अपील भी की है और कहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ पश्चिमी ताकतों ने साजिश रची है। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थम नहीं रही। रोजाना हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हजारों की संख्या में हिंदू बंगाल से सटे बॉर्डर पर पलायन के लिए तैयार खड़े हैं। हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया है या तोड़ा जा रहा है। यहां तक कि इस्कॉन के मंदिर को भी फूंक डाला गया। प्रदर्शनों की आड़ में हिंदुओं का जीना मुहाल है और नई बनी अंतरिम सरकार भी हिंदुओं की हिफाजत करने में नाकाम साबित हुई है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं ने अपनी रक्षा खुद करने का बीड़ा उठाया है। लाखों हिंदू बांग्लादेश के ढाका, चटगांव और दूसरे शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतरिम सरकार से सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाने और सरकार में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं को अब विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है। दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल प्राइज विनर भी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में मैक्रो इकोनॉमिक्स पर काम भी किया है, उनके आने के बाद भी अगर ये चीजें लगातार जारी हैं, इसका मतलब बांग्लादेश वाकई कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश जल रहा है। मुस्लिम बाहुल्य देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं। हिंदू नेताओं की हत्या हो रही है। बांग्लादेश में सरकार गिराने वाले प्रदर्शनकारी नहीं, बल्कि हिंसा पर उतारू भीड़ है, जो देश को लोकतंत्र के रास्ते से हटा चुकी है और अब तानाशाही में 1 करोड़ 35 लाख हिंदुओं की आवाज दफ्न होकर रह गई है। हिंसा के मद में अंधे हो चुके बांग्लादेश के तथाकथित प्रदर्शनकारी मंदिरों को जला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। दंगाइयों ने बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर को भी फूंक दिया। ये वही इस्कॉन है जिसने बांग्लादेश निर्माण के बाद भूख से मर रहे बांग्लादेशियों की मदद के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए थे। भूखे मरते बांग्लादेशियों को मुफ्त खाना खिलाया था, लेकिन हिंसक भीड़ ने उस इस्कॉन मंदिर को जला डाला, तबाह कर डाला। बांग्लादेश में हिंदू अब हिंसा के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। लाखों की संख्या में हिंदुओं ने एकजुट होकर बांग्लादेश के चटगांव में प्रदर्शन किया और सरकार से सुरक्षा की मांग की। ढाका में प्रदर्शन हुए और कुड़ीग्राम में भी हजारों हिंदू सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार से मांग की है कि देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया जाए, अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग बनाया जाए, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए सख्त कानून बने, संसद में 10% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व की जाएं, हिंसा प्रभावित हिंदुओं को मुआवजा दिया जाए और तोड़े जलाए गए हिंदू मंदिरों का दोबारा निर्माण कराया जाए। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी आवाज उठने लगी है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और अमेरिका में सांसदों ने भी बांग्लादेश के मामले में अमेरिका से सीधे हस्तक्षेप करने की अपील की है। कनाडा में भी बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। लंदन में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किए गए। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने युवाओं से अपील की है कि वो हिंदुओं की रक्षा करें। कहा है कि हिंदुओं के मंदिर और घरों को लूटना किसी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा लगातार जारी है। इस बीच शेख हसीना का बयान सामने आया है। उन्होंने बांग्लादेश के हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। शेख हसीना ने कहा है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे दिया जाता तो उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं आता। अब शेख हसीना ने लोगों से अपील की है कि वो बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए और ये भी ऐलान किया है कि वो जल्द ही फिर से बांग्लादेश लौटेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। निपुण अलम्बयान, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद तेजावत, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर, और अमृतानंद स्वामी, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले अमृतानंद स्वामी, आपका मैं रुख कर लेता हूँ, उसके बाद मैं विदेश मामलों पर अपने एक्सपर्ट्स का रुख करूँगा। बांग्लादेश में जो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कुछ भी हुआ, इस्कॉन टेम्पल को फूंक दिया गया, मंदिर तोड़े गए, लोगों के घरों को लूटा गया, खासतौर पर हिंदुओं को उनके
परिवार वालों की कुछ की हत्याएं हुई, कुछ किडनैप किए गए, कहीं पर महिलाओं बेटियों के साथ बहुत ही गंदे काम किए गए और ये सारी तस्वीरें, ये सारी जानकारियां लगातार इस सोशल मीडिया के दौर में पहुंच रही हैं। कितनी गंभीर स्थिति में बांग्लादेश इस वक्त कट्टरपंथ के हाथों जकड़ा हुआ? तो धन्यवाद दे रहा हूँ इंडिया न्यूज के सभी लोगों को, मनोज जी, निपुण जी और अरविंद जी, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। देश भारत देश के समस्त सनातन या गैर इस्लाम के लोगों को आगाह कर रहा हूँ। ये वही लोग हैं, हमारे देश में भी प्रदर्शन हुआ था, याद होना चाहिए आप लोगों को। हमारे देश में प्रदर्शन हुआ था जब इजराइल और वहां का युद्ध हुआ था, तब लोगों की सिंपैथी घायल हो गई थी। लेकिन आज हिंदुओं के लिए जो आंसू गिरने चाहिए थे हमारे देश में नहीं गिरे, ये बहुत चिंता का। इसीलिए मुझको एक नाम याद आता है और वो नाम है बिराथू जी का। इनके पूरे सिस्टम में भी यही है। इस्कॉन ने जितना सहयोग किया है पूरे बांग्लादेश को, पूरी की पूरी इनकी कम्युनिटी अगर उसको चुकाना चाहे तो जीवन में चुका नहीं सकती, पूरी कम्युनिटी नहीं चुका सकती। लेकिन उसके बदले में क्या मिला? हमारी बहन बेटियों का बलात्कार, भाइयों का हत्या, घरों को आग, कितने बड़े गायक का घर जला दिया गया, उनके सामानों को लूट लिया गया, जिसने पूरे बांग्लादेश को कहां से कितना पहचान दिलाया था। क्या यही है इन लोगों की? वहां से सरेआम ये घोषणा किया जा रहा है किसी शेख हसीना गलत है, सही है, उनके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके घरों पर कब्जा कर रहे हैं, ये एक अलग की बात है। लेकिन उसके आड़ पर बड़े बड़े मंचों से हिंदुओं को मारने की घोषणा की जा रही है और भारत में सेकुलर समाज मौन बैठा हुआ है। ममता बनर्जी क्यों नहीं अब बोल रही? जिनकी सिंपैथी घायल होती थी रोहिंग्याओं को लादने के लिए, हिंदुओं के लिए किसी का आवाज नहीं उठ रहा है, किसी का आवाज नहीं उठ रहा है। अगर कोई बोल रहा है भी इक्का दुक्का तो उसकी सिंपैथी केवल और केवल अपने अपने एजेंडे पर है। राजनीतिक दल केवल अपने स्वार्थ पर बोल रहे हैं। सनातन हिंदू धर्म को मिटा देने की जो दुनिया की कवायद चल रही है, उसमें ही हमारे देश के नेताओं की भी सहभागिता उतना ही मैं देखता हूं जितना कि इस्लामिक कट्टरपंथी जो इस सनातन धर्म को मिटा देने पर आमादा है। लेकिन एक बात कह रहा हूं, सनातन हिंदू धर्म जगो और नहीं तो तुम मिट जाओगे, और तुम मिट जाओगे तो दुनिया में मानवता बचेगी नहीं। राक्षसों का राज केवल तब तक रहेगा जब तक कि वो मर नहीं जाएंगे। हर जगह वही गोला बारूद चल रहा है विदेशों में। सबके मानवाधिकार सिंपैथी तब घायल होते हैं जब भारत में कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है। लेकिन भारत में चाहे वो बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार होता है, चाहे जम्मू कश्मीर में होता है, चाहे भारत विभाजन के समय होता है, चाहे और डायरेक्ट एक्शन के दिन होता है, चाहे अब बांग्लादेश में हो रहा है, जहां भी दुनिया में देखिए हिंदुओं को बर्बाद करने, हिंदुओं को समाप्त कर देने की कवायद पर सब लोग चुप रहते हैं। चलिए ठीक ये है। बहुत दुखद ये है। ये संपूर्ण सनातन हिंदू धर्म को जागना होगा। आखिरी शब्द, आखिरी 10 सेकंड, केवल 2 सेकंड। संपूर्ण सनातन हिंदू धर्म को जागना होगा और इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी देश बचेगा, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, मैं निपुण अलम्बियान का रुख कर लेता हूं। विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। निपुण जी, आरक्षण रिजर्वेशन के मामले पर यह सारा विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में देखने को सामने आया, जहां पर 1971 के जो स्वतंत्रता मुक्ति वाहिनी के जो परिवार थे, लोग थे, उनके रिजर्वेशन पर था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 5% कर दिया, चीज़ें ठंडी होती दिखी, लेकिन उसके बाद फिर एक बार तेज़ी हो गई और अब जबकि सरकार हट गई, ये सारा का सारा किस्सा हिंदू विरोध पर बांग्लादेश में और ज्यादा तेजी के साथ दिखाई पड़ा, जैसे कि असल मुद्दा यही हो लेकिन शुरुआत किसी और पर, किसी और मुद्दे पर की गई हो। अब इसको अलग रखता हूं और सवाल में ये कि अब शेख हसीना ने जो बयान दिया कि इस सब के पीछे अमेरिका का हाथ है, अगर सेंट मार्टिन आइलैंड उनको दे दिया जाता तो चीजें नहीं होती। क्या इस तरीके से डीप स्टेट काम करता है या कर रहा है? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है। आपके दोनों प्रश्नों को हम पहले वाले प्रश्न आप वाली साइड में रख रहे हैं, पर मैं उसका थोड़ा सा आपको रिप्लाई कर दूं पहले, फिर मैं ये अमेरिका के सेंट मार्टिन आइलैंड की बात करूंगा।
देखिए, अगर हम बांग्लादेश का अगर हम नेचर देखते हैं, तो बांग्लादेश जो वेस्ट का पूरा आपका इस्लाम दिखता है और जो आपका पूर्वी इस्लाम दिखता है, इनमें दोनों बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। पूर्वी इस्लाम जो हमेशा आपको दिखाई देगा, वो लिबरल दिखाई देगा। उतना नहीं जितना एग्रेसिवनेस आपको वेस्ट वाले इस्लाम में देखने को मिलेगी। तो बांग्लादेश की नेचर जो रही वो हमेशा क्या रही, एक सॉफ्ट इस्लाम का नेचर आपको देखने को मिला। आप शेख हसीना को देखिए, आप खालिदा जिया को देखिए, उनका साड़ी पहनने का तरीका और सिर पे पल्लू रखने का तरीका, उसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये आपको काफी भारतीय कल्चर से मिलता जुलता आपको दिखाई देगा। हाल के दिनों में जो प्रयास हो रहा है वो प्रयास ये हो रहा है कि जो बांग्लादेश का एक सेकुलर जो पूरा देश का जो नेचर था, उस नेचर को बदलने का प्रयास हो रहा है कि सेकुलर नहीं हम लोग, हम बहुत अग्रेसिव नेचर। बिल्कुल सही बात है कि जो आंदोलन कोटा को लेकर शुरू हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया, सीमित कर दिया, तो खत्म हो जाना चाहिए था। फिर ये आंदोलन बदला आपका शेख हसीना को हटाने को लेकर और अब माइनॉरिटीज पर हमले को लेकर। अब देखा जाएगा कि भविष्य में किस प्रकार वहां की सरकार कंट्रोल करेगी, लेकिन स्थिति बड़ी चिंताजनक है। अब दूसरी बात, आपने अमेरिका की बात कही। देखिए, अमेरिका इस पूरे रीजन के अंदर अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर चलता है। हाल के दिनों में उसको ये लग रहा है कि चीन ने जो उसकी इंडो पैसिफिक जो उसकी पूरी स्ट्रेटजी है, उसको कहीं ना कहीं क्या चुनौती दी है। और रही सही इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर वो भारत को बड़ा सहयोगी मानता था, लेकिन भारत जो है वो कभी भी अमेरिका का पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं होता है। अमेरिका चाहता है कि भारत हमारा क्या बने, एक तरह से आपका कैप्टन बने, जैसे हम कहें यस बोस वाली स्थिति में हो। भारत बनना नहीं चाहता है। अब बात यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाकिस्तान को यूज किया जाता है, कभी अमेरिका के द्वारा, कभी चीन के द्वारा। लेकिन बे ऑफ बंगाल बहुत जरूरी था किसके लिए, अमेरिका के लिए। उसका रीजन क्या कि म्यांमार में जुंटा गवर्नमेंट, वहां पर अक्सर आप देखेंगे आंग सान सूकी का जो कार्यकाल रहा वो बहुत लंबा कार्यकाल नहीं, बहुत शॉर्ट सा कार्यकाल रहा। वहां पर आपका क्या है, चीन का प्रभाव, क्योंकि जुंटा गवर्नमेंट होगी और चीन के अंदर आपका वन पार्टी रूल होगा, तो दोनों में काफी सिमिलरिटी रहती है। वन पार्टी रूल कहे या जुंटा गवर्नमेंट कहे, दोनों एक ही बात है। अब दूसरा आप देखें कि आपका चाहे थाईलैंड की बात करें और जिस प्रकार से वो थाई कनाल बनाने की बात कर रहा है चीन के, हम थाईलैंड से थाई कनाल बनाएंगे और मलक्का स्टेट को भी वो कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल करने का प्रयास करता है। और जिस प्रकार की गतिविधि, चाहे वो मालदीव हो, श्रीलंका हो, सभी में उसके रही। तो अमेरिका को चिंता थी कि कहीं ना कहीं जो हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, हमारे से बे ऑफ बंगाल हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो अगर सेंट मार्टिन आइलैंड, और ये सेंट मार्टिन आइलैंड ऐसा आइलैंड है तो ये बांग्लादेश के कब्जे में, लेकिन इस पर म्यांमार भी दावा करता है और कहीं पर म्यांमार की सेना ने यहाँ पर गोलीबारी भी की है। तो अमेरिका चाहता था कि सेंट मार्टिन आइलैंड हमको मिल जाए तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपना एक नेवी बेस कैंप बना लेंगे। हालांकि आप देखें इंडियन ओशन के अंदर अमेरिका का पहले ही, हम मालदीव से साउथ में जाएं तो अमेरिका का पहले से नेवल बेस कैंप है। लेकिन अगर यहाँ पर बन जाता है तो इजीली क्या कर सकता है, म्यांमार की हम बात करें, सिटी पोर्ट की बात करें, कोको आइलैंड की बात करें, चिटगांव पोर्ट की बात करें, तमाम तरह का जो बेल्ट है इसको अमेरिका कंट्रोल कर लेता। लेकिन ये चिंता भारत की भी थी और ये बांग्लादेश की भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पूरा बे ऑफ बंगाल है ये अमेरिका और चीन के कहते हैं ना जो युद्ध है या उसकी नोरा कुश्ती उसका अखाड़ा ना बन जाए। ये चिंता भारत के लिए भी, ये चिंता चीन के लिए भी है, और सॉरी आपका बांग्लादेश के लिए भी। अब शेख हसीना का जो नेचर था वो था एक सेकुलर स्टेट का था ही था, लेकिन साथ ही शेख हसीना जो विदेश नीति लेके चल रही थी, उनकी विदेश नीति थी नैम जैसी, जैसे हमारी यहाँ पर शुरुआत की गई थी गुटनिरपेक्षता वाली, कि ना तो हम अमेरिका खेमे में जाएंगे और ना ही हम चीन के खेमे में जाएंगे। लेकिन नॉन अलाइंड मूवमेंट तो पूरी तरीके से बस्ते में जा चुका है। बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ तो बस्ते में जा चुका है, लेकिन भारत ने देखिए, अभी आप देखिए भारत के बहुत सारे स्टैंड, हमने कहा बस्ते में जा चुका है, लेकिन आज भी भारत स्टैंड वही ले रहा है। इजराइल फिलिस्तीन वाले कोज में आप देखिए, रशिया यूक्रेन वाले कोज में लीजिए, हमने किसी का फेवर नहीं लिया, हम एक तटस्थ भूमिका रही। तो नाम का बात देखें तो नाम का पहले क्या था कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन भारत आज विदेश नीति क्या है कि हम कहते हैं कि आज हम सभी गुटों से क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, सभी गुटों से हम जुड़ाव करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आज हम मल्टी एंगेजमेंट करेंगे, इस पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये भी नाम जैसी है कि नाम का थोड़ा रूप बदला है। पहले क्या था हम किसी के साथ नहीं, अब हम कहते हैं सबके साथ, हम किसी के दुश्मन नहीं, हम सबके शत्रु हैं, भारत अपने राष्ट्र हित को लेकर चलेगा। लेकिन बांग्लादेश नाम वाली पॉलिसी को लेकर चल रहा था। अब देखिए बांग्लादेश अभी हाल के दिनों में आपको उभरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन तो बांग्लादेश की स्थिति बहुत अच्छी पहले स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन हाल के दिनों में हम देखें तो बहुत सारे एरियाज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ा, यहाँ तक कि भारत को भी चुनौती दे रहा नहीं, था। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, भारत को चुनौती दे रहा है। पिछले 10 सालों की अगर बात कर लेता हूं, अरविंद तेजावत जी आपका रुख करूंगा। 10 सालों में
शेख हसीना सरकार ने बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय 3 गुना कर दी थी। ऐसी कोई इसमें एंगल नहीं था जिससे कि लोग परेशान हो रहे हों। पाकिस्तान का रुपया टका से पीछे चला गया था, इसको लेकर कई सारे सवाल पाकिस्तान में उठते थे। भारत में बांग्लादेश की प्रगति को लेकर भारत को भी तंज कसा जाता था कि बांग्लादेश किस तरीके से प्रगति कर रहा है। उस बीच में आरक्षण के मुद्दे को इतना गरमाना सबसे ज़्यादा मुफीद होता है। किसी देश में अगर अपनी पॉलिसी को लागू करवाना है तो वहाँ के छात्रों को एजिटेट कर दो और छात्रों के ज़रिए अपने टर्म्स को वहाँ डिक्टेट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आरक्षण के मुद्दे से शुरू किया गया। तीन गुना प्रति व्यक्ति आय हो रही है, वो छात्रों को दिख नहीं रहा है। और फिर जैसे ही ये सारा का सारा ये तख्ता पलट होता है, उसके तुरंत बाद ये चीज़ एक कम्युनल एक दंगे में तब्दील हो जाती है, जहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जाना शुरू कर दिया जाता है। अगर ये इतना ही था तो वहाँ पर मोहम्मद यूनुस जिन्होंने अब सत्ता हाथ में ले ली है, उसके बाद चीफ जस्टिस को धमकी दी जाती है कि वो अपना स्टेप डाउन कर जाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो स्टेप डाउन करते हैं। क्या वाकई शेख हसीना के लगाए गए इल्ज़ाम कि डेलिबरेटली जानबूझकर बांग्लादेश को इन हालात में फंसाया गया है, ये सच आपको लगते हैं? हाँ बिल्कुल राजीव, और आपने ये जो इतनी सारी बातें कही है, मुझे लगता है कि एक बहुत ही विदेश नीति विशेषज्ञ को जो बातें बोलनी चाहिए वो सारी की सारी बातें आपने बोल दी है। ये बिल्कुल सच है कि आरक्षण का जो प्रतिशत होता है वह देश की कुल नौकरियों में बहुत ही कम होता है, पर उसको किस तरीके से इस्तेमाल करके एक हवा खड़ा किया जाता है। और आज जो शेख हसीना के जो बेटे हैं, उन्होंने एक भारतीय समाचार एजेंसी को जो अपना इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने साफ साफ किया, ये जो सजीद वाजिद जो हैं उनके बेटे, उन्होंने ये साफ किया कि इसमें अमेरिकन जो एजेंसी है CIA, उसका हाथ उन्हें नजर आता है। और अभी पहले जो मेरे पूर्व वक्ता है, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया कि जो दरअसल सेंट मार्टिन वाला जो पूरा है, अमेरिका ऑलरेडी पहले से ही जो हिंद महासागर है उसमें दियोगा गार्सिया में अभी जमा हुआ है। और भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ये चिंता का विषय था कि अगर यहाँ पर भी अगर अमेरिका काजिब हो जाएगा तो वह अमेरिका और चीन की नूरा कुश्ती का हिस्सा बन जाएगा। पूरा प्लान है वाजिद, और यह जो वाजिद ने बोला, राजीव साहब, ये पूरी तरीके से बहुत ही बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और ये भारतीय सरकार इसको जान भी रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जो बांग्लादेश की सड़कों पर ट्रैफिक से लेकर और जो मोब कंट्रोल का जो काम कर रही है वो वहाँ के NGOs और उससे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि उन सारे NGOs में अमेरिका का बहुत बड़ा रुपया आता है। अरविंद तेजावत जी, मैं ये सवाल आपके सामने ही रख रहा हूँ, क्या इस सब में आपको बांग्लादेश की आर्मी का कोई योगदान, कोई रोल नज़र आता है? क्योंकि हाँ, भारत के ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ अगर हम ध्यान दें तो दोनों जगह डेमोक्रेसी नाम की है, लेकिन वहाँ पर आर्मी गाहे बगाहे आती रही है। ऐसा नहीं है कि भारत ने इशारा ना दिया हो। जो खबरें आ रही हैं कि वकारुज़्ज़मान को चीफ ऑफ डिफेंस बनाने के पीछे भारत ने भी इशारा दिया था, लेकिन शेख हसीना उस बात पर आगे बढ़ी। अचानक जो पूर्व सेनाध्यक्ष थे इकबाल करीम भुइयां, उन्होंने कहा कि सेना को वापस बुलाया जाए, और वकारुज़्ज़मान तुरंत बयान देते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है, स्टेप डाउन करने की बात करते हैं। आपको लग रहा है आर्मी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, बांग्लादेश की आर्मी का, इन सारे इक्वेशंस को इस तरीके से ले जाने के लिए? टोटलिटी में अगर आर्मी को कहें तो वो नहीं होगा, पर हाँ, आर्मी की जो टॉप लीडरशिप है उसका जरूर, और उसके कुछ जो चंद लोग हैं उनका हाथ है। फिर राजीव, मैं आपकी इस बात से डिफर करता हूं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही जगहों पर वो सेना का शासन रहा है, पर पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं कि जो शेख हसीना की जो अवामी लीग की जो थी, वह सत्ता में एक बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से आई है। हालांकि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, वहां की खालिदा जिया ने यह आरोप जरूर लगाया कि भाई जो इलेक्शन हुए वो फेयर नहीं हुए, पर जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं थी उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन हुए, सब ठीक तरीके से हुए, और जो सरकार आई है वो बहुत ही प्रजातांत्रिक तरीके से चुनकर आई है। तो यह सब चीजें हमें देखना, एक प्रजातांत्रिक सरकार को आप अपदस्थ करके कुछ जो कुछ गुंडे नुमा कुछ लोग उस सरकार में
वहां थोड़ा सा देश में हुड़दंग मचा के वहां की सत्ता पे काजिब हो जाते हैं, तो ये वाकई अपने आप में बहुत ही खतरनाक चीज है। मुझे लगता है कि अगर शेख हसीना यह स्थिति बिगड़ने से पहले अगर भारत से कोई मदद मांगती, और खासकर वहां जैसे कि श्रीलंका ने बहुत पहले किया था, खासकर तमिल टाइगर्स को वहां पे सप्रेस करने के लिए, अगर वैसा ही कोई डिमांड अगर उनकी तरफ से आती और भारत से कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए कहा जाता, तो मेरी राय में वह ज्यादा बेहतर होता। अब भारत सरकार मूलतः क्या कर रही है कि अब वह देख रही है कि नई सरकार कैसी होगी, उसका भारतीय लोगों के प्रति स्टैंड कैसा होगा। जहां तक ये जो यूनुस साहब हैं, वह भारत को लेकर काफी इन दिनों में काफी सॉफ्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहले वो धमकी दे रहे थे कि भारत ने अगर दखलंदाजी की तो हम देख लेंगे, इसके बदले में प्रतिक्रिया होगी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम हिंदुओं का पूरा ध्यान रखेंगे, और वो भारत के साथ अपने संबंधों का हवाला लेकिन दे रहे उन्होंने हैं। अपने एक्स पोस्ट के जरिए अपने मंसूबे तो जाहिर कर ही दिए। वो शेख हसीना के धुर विरोधी थे और खालिदा जिया के नज़दीक थे। वो उनके संबंध अब सामने निकल कर आ रहा है। उन्होंने अपने पोस्ट में कह भी दिया कि भारत ने ये कहने का हक कैसे रखा कि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, और कहीं बहुत उन्होंने तंज कसने की भी कोशिश की थी भारत के ऊपर। अब किस तरीके से सर चीज़ें आगे बढ़ेंगी देखना ज़रूर होगा। फिलहाल एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश कट्टरपंथ के हाथों जकड़ पूरी तरीके से चुका है। बहुत धन्यवाद आप सब हमारे साथ जुड़े, आपने अपना खास समय निकाला और अपना एनालिसिस सामने रखा। फिलहाल एक ब्रेक की